कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। आज विजयदशमी है, दशहरा है और पूरे देश में हम सब जानते हैं आज के दिन जो है बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर हम लोग सब जश्न मनाते हैं। शाम को रावण दहन भी होगा। आज के दिन खास तौर पर नागपुर में विजयदशमी के मौके पर संबोधन होता है जो संघ प्रमुख होते हैं उनका, और ये एक परंपरा चली आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पिछले 9 वर्ष हो गए देश की सत्ता संभाले हुए, और आज चुनाव से पहले मोहन भागवत साहब ने जो अपना संबोधन दिया उसमें चुनाव का बड़ा सीधा सीधा जिक्र उन्होंने किया, और उन्होंने देश को एक किस्म से आगाह किया कि देखिए अभी कुछ चुनाव अभी आ रहे हैं, फिर देश के अंदर 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो आपको किस किस किस्म की साजिशों से सावधान रहना है, किस किस किस्म के प्रयास होंगे, लेकिन इसमें आपको फंसना नहीं है। मैं आपको मोहन भागवत साहब का ये बयान दिखाऊंगा, उसके बाद इंडिया अलायंस के नेताओं ने उनके इस बयान को किस तरीके से इसकी व्याख्या अपने अंदाज में की है वो हम आपको दिखाएंगे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारी आज आपको देंगे कि ये जो दशहरे में आप देखते हैं हर साल प्रधानमंत्री शाम के वक्त रावण दहन के एक कार्यक्रम में जाते हैं, तो इससे 9 वर्ष पहले तक जब यूपीए की सरकार चलती थी तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो सोनिया गांधी, तमाम नेता वो एक खास रामलीला कमेटी के द्वारा आयोजित दशहरे के आयोजन में जाया करते थे। अब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से उसमें क्या बदला है? क्या ये रामलीला कमेटियां भी जो है पॉलिटिकल होती हैं, ये भी अलग अलग पार्टियों की हो गई हैं, अलग अलग रावण दहन होने लगे हैं पार्टियों के? इस पर हम बात करेंगे। और आज प्रधानमंत्री कहां जा रहे हैं रावण दहन के मौके पर, लेकिन पहले सुनिए आप जरा मोहन भागवत की बात, चुनाव को लेकर उन्होंने क्या संदेश दिया है। सावधान रहना है क्योंकि अब आने वाले दिन भी अब चुनाव के दिन है। अभी राज्यों की चुनाव है, आगे लोकसभा का है। चुनाव में तो खूब गाली गलौज चलेगी, प्रचार चलेगा लोगों को इधर से उधर लाने का। उसमें ये हथकंडे और बढ़ सकते हैं। जहां उद्देश्य नहीं वहां भी उद्देश्य चिपका कर बातें हो सकती है। ध्यान में रखना, चुनाव में मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है, वो हम सब ने करना चाहिए। मतदान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। नागरिक राष्ट्रीय कर्तव्य करे, इसलिए संघ के स्वयंसेवक काम करेंगे, परंतु वो ऐसी छोटी बातों के आधार पर नहीं करना है। उकसावे में, भड़काऊ बातों से भड़ककर उकसावे में आकर नहीं करना है। अब संघ प्रमुख का इशारा कहाँ है, बात करते हैं इस पर। लेकिन संजय राउत साहब इस बयान के बाद सामने आए और उन्होंने कहा कि जो बातें संघ प्रमुख कह रहे हैं हम भी तो यही कहते हैं, अब संघ प्रमुख को इंडिया अलायंस का समर्थन कर देना चाहिए। मोहनराव भागवत जी इंडिया की बात कर रहे हैं तो उनकी बात राष्ट्रहित की नहीं है। भिन्न विचार के लोग अगर इंडिया ग्रुप में आए हैं और वो तानाशाही के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं तो मोहनराव भागवत जी ने इंडिया का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है। अगर भिन्न विचारों की बात मोहनराव भागवत जी कर रहे हैं, सरसंघ चालक कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए जब जब देश के लोकतंत्र पर आघात हुआ है, हमला हुआ है, तो भिन्न विचारों के लोग देश हित के लिए एक साथ आकर एक जंग छेड़कर देश को उन्हें बचाया है। इमरजेंसी में सरसंघ चालक उस वक्त के बाला साहब देवरस जेल में बंद थे, सभी भिन्न विचारों के लोग ही जेल में बंद थे, और बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी ये भिन्न विचारों के लोगों ने एक साथ आकर जनता पार्टी का निर्माण किया था और तानाशाही का पराभव किया था। अब मोहन भागवत किनके लिए कह रहे हैं कि ये उकसावे की बहुत सारी कोशिशें की जाएंगी, लेकिन आपको उन मुद्दों पर जाकर वोट नहीं करना है, वोट करना है बड़े मुद्दों पर। और जिन भिन्न मतों की बात कर रहे हैं संजय राउत और कह रहे हैं कि हमारा साथ देना चाहिए मोहन भागवत साहब को, उन्होंने मतलब अपना मतलब की बात उसमें से चुन ली मोहन भागवत जी के बयान में से। नहीं है, वो जब भिन्न मत की बात कहते हैं तो वो तो कहते हैं ना कि जाति के आधार पर झगड़ा मत करिए। इंडिया गठजोड़ तो कह ही रहा है कि जातीय जनगणना से पहले तो कुछ हो ही नहीं सकता। सरसंघ चालक जी कहते हैं कि ठीक है, हिंदुस्तान के मुसलमान तो हिंदुस्तानी ही हैं, उनको तो यहाँ के हिंदुओं से लेना देना है, लेकिन इंडिया गठजोड़ के लिए तो फिलिस्तीन के साथ खड़े रहना ज़्यादा जरूरी है। यहाँ भारत की सेना पर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है, लेकिन यहाँ तो अफवाहें फैला देनी है, बता देना है कि कोई सैनिक है तो उसको कितना मिला, कितना नहीं मिला, क्या हो रहा है।
आप किसी भी विश्वविद्यालय में जाते हैं तो वहां तो सबको एक जैसी बात होनी चाहिए, लेकिन वहां भी आप किसी एक विचार को प्रतिबंधित करना चाहेंगे, स्वामी विवेकानंद के विचार और स्वामी विवेकानंद की मूर्ति आपके लिए कम्युनल हो जाती है। तो ऐसी ढेर सारी चीजें हैं। और अगर मूल में कहें तो जब आप चुनाव में जाते हुए बांट बांट कर रखने की कोशिश करते हैं तो आप क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं ना कि मुस्लिम वोट बैंक एक है और हिंदू में तो जातियां हैं। वो उसी की बात कर रहे हैं और उसके आगे भी वो कहते हैं। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी बहुत स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि कार्ल मार्क्स ने भी छोड़ दिया उसे। जिस वामपंथी उकसावे वाली, एक तरह से सबके विरोध वाली, जहां जहां वामपंथी शासन है वहां आप देख लीजिए, वहां वामपंथ छोड़कर सब कुछ है। और वो भारत के संस्थानों में, भारत के एकेडमिशिया में, भारत की ऐसी जगहों पर बैठकर और वहां भी भारत विरोधी प्रचार करते हैं, उकसावा एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, जहर बोते हैं, उसके खिलाफ खड़े होने की बात कर रहे हैं। और शायद डॉक्टर मोहन राव भागवत को यह चिंता तो होगी कि राष्ट्रीय विचारों को, जिसको हम कहते हैं कि शहरी जहां होते जाते हैं तो वो सब कुछ करते हैं लेकिन वोट देने थोड़ा कम जाते हैं, तो वो भी अपील भी कर रहे हैं कि भैया वोट देने जरूर जाना, मतदान के वक्त मत घर में बैठ जाना। वोट जाने की अपील सरसंघ चालक कर रहे हैं। किन छोटी चीजों में ना फंसने की लेकिन वो नसीहत दे रहे हैं? जो सब चीज़ें चुनाव में हो रही हैं, हम चुनाव ही इसलिए कर रहे हैं। चुनावों का सबसे पहला काम हमारे राजनीतिक दल करते हैं, पहले बांटिए, पहले धर्म के आधार पर बांटिए, फिर जातियों के आधार पर बांटिए, फिर भाषा के आधार पर बांटिए और उन लोगों को लगातार उकसाते रहिए। अभी हमने प्रोग्राम की शुरुआत में ओवैसी साहब का जिक्र किया, भाषण का जिक्र किया, तो वो जैसे एक आमतौर पर कहते हैं ना 3 में न 13 में, हमारा कोई लेना देना नहीं फ़लस्तीन से, गाजा से, वहाँ के जो घटनाक्रम हो रहा है उससे, लेकिन उसी को लेकर आप चुनाव का एक बड़ा इशू बना रहे हैं, उससे हिंदुस्तान के मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में लगातार बार बार जाति जनगणना की बात हो रही है, जातियों में बांटने की बात हो रही है, तो उन सब मुद्दों पर ना चलें, राष्ट्र के मुद्दों पर चले, राष्ट्र की बात करें। लेकिन मुश्किल ये है, अगर इसी पर करेंगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? भागवत साहब की बात तो ठीक है, लेकिन वो तो सारा चुनाव ही हम बांटने के लिए लड़ते हैं, क्योंकि चुनावों में कुल मिलाकर बांटना है कि आप मेरे साथ हैं, आप उनके साथ हैं, और सबसे पहले ये साफ करना कि आप उनके साथ नहीं हैं। इस लड़ाई को हम इतना एक्सट्रीम तक ले गए हैं कि चुनावों के बाद भी वो विशियसनेस बढ़ती जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जो उन्होंने कही कि भाई राष्ट्रीय कर्तव्य है चुनाव में वोट देना, ये जो सब लोग जितना ज्ञान दे रहे हैं, शहरों का बात जिसका जिक्र त्रिपाठी जी ने भी किया, हम सब जो बात करते हैं, वो सब लोग ही वोट देने नहीं जाते, वो खुद वोट भाषण देके, सभा देकर करके अपना उकसाकर लोगों को और फिर अपना बैठ जाते हैं। और एक जो सांस्कृतिक वामपंथ, इसमें आपने भाषण में जिक्र नहीं किया, डॉक्टर भागवत ने जिक्र किया सांस्कृतिक वामपंथ का, कि पूरी दुनिया में ये खतरनाक जो प्रवृत्ति थी वो खत्म हो रही है सांस्कृतिक वामपंथ की, लेकिन हिंदुस्तान अभी तक सांस्कृतिक वामपंथ के साथ चल रहा है और वो देश को नुकसान पहुंचा रहा है। उसकी वो ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से आप देश के अंदर ही देश के खिलाफ एक सांस्कृतिक विचारधारा को तैयार करते हैं जिसका नुकसान होता है। जी ठीक। देखिए बीजेपी तो अक्सर जो है, ये बीजेपी नारे में कहती है कि भाई सबको एक रहना है, हिंदू को बांटने की कोशिश हो रही है, चाहे जातिगत जनगणना के नाम पर। ये अब जुमला कह लीजिए या ये मुद्दा उछाले हुए अब काफी वक्त हो गया विपक्ष को, खासतौर पर राहुल गांधी को। उन्होंने हालांकि अभी भी इसको छोड़ा नहीं है। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? उनको लगता है कि ये कोई ऐसा मुद्दा बन रहा है, क्योंकि अब तो हम चुनाव के बिल्कुल दरवाजे पर खड़े हैं, जिसका कोई प्रभाव वाकई में हमको दिख सकता है? और अगर बीजेपी की बात करें सौरभ, तो उन्हें 2-3 जो फैक्टर हो सकते हैं, जैसे केंद्र सरकार के कामकाज, लोकसभा चुनाव की हम लोग बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के कामकाज को लेकर वो लोग एकदम निश्चिंत हैं कि इस मुद्दे पे जनता से उन्हें सपोर्ट मिलेगा। दूसरी चीज़ की जो नेशनल नैरेटिव होते हैं, जैसे आप अपीजमेंट पॉलिटिक्स की बात कर लें या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के स्टैंड के लेकर बात कर लें, वहाँ पर भी वो निश्चिंत हैं कि वहाँ उन्हें कोई समस्या नहीं। ये कंसर्न नहीं, लेकिन सतर्कता जरूर है कास्ट वाले मसले को लेकर, कि ऐसा ना हो कि इस मसले को लेकर बहुत भड़काया जाए। इसके पीछे अगर आप डिजाइन देखेंगे, जैसे महाराष्ट्र में अचानक फिर से मराठा आरक्षण को लेकर आप देख रहे हैं कि कैसी तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी चिंतित नहीं है, सतर्क जरूर है। और खासतौर पर अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत की बात करें तो जो बात उन्होंने कही कि उद्देश्य ना होने पे भी चिपका दिया जाता है, इसको आप इस संदर्भ में देखें कि 2015 का बिहार का विधानसभा का चुनाव ऐसा माना जाता है, और ग्राउंड पे वो बात समझ में आ रही थी कि सिर्फ और सिर्फ संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर जिस तरह से पेश किया गया, लालू प्रसाद यादव ने जो एक पॉलिटिक्स की,
उसने बीजेपी का वहाँ पे सुपड़ा साफ कर दिया। तो ऐसे में वो सतर्कता तो एकदम से बीजेपी के द्वारा बढ़ती जा रही है, लेकिन बीजेपी कंसर्न नहीं है इस बात को लेकर। कंसर्न मतलब चिंतित नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि कास्ट डायनेमिक्स को उन्होंने ऑलरेडी इस रूप में सेट कर रखा है कि इस तरह के बयानबाजियों से उस पर कोई बहुत असर ना हो। लेकिन वहां पे आंखें मुद्दे नहीं बैठे हैं, बीजेपी लगातार इस बात को लेकर मेहनत जरूर कर रही है। अब मैं आपको जरा बताता हूं, देखिए नेताओं ने किस तरीके से आज विजयदशमी का जो बधाई संदेश दिया उसमें राजनीति की। पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का आपको सोशल मीडिया मैसेज में दिखा रहा हूं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि असत्य, अन्याय और अत्याचार की हार तय है। ठीक है, आपके पास भी बहुत सारे फॉरवर्डेड मैसेज आए होंगे, तो ये तो लाइन होती है उसमें। इसके बाद वो लिखती है, लड़ाई लंबी चल सकती है, लेकिन युद्ध का अंत सत्य और न्याय के पक्ष में ही होगा। कौन सी लड़ाई की वो जिक्र कर रही हैं? अब उन्होंने खुलकर नहीं लिखा, कमलनाथ ने खुल के लिख दिया। कमलनाथ ने कहा कि आज दशहरे के शुभ अवसर पर आइए मिलकर हम सब सच्चाई का साथ दें और अपने मध्य प्रदेश से भ्रष्टाचार, अत्याचार, महंगाई, बेरोजगारी, कुपोषण के कुशासन को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। अब राम जी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे अलग, वो अब उनको वहाँ मदद चाहिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार को उखाड़ फेंकने की। तो ये जो है विजयदशमी के संदेश के बहाने भी जो है पॉलिटिक्स हो रही है। विजयदशमी की अब लोग बात कर रहे हैं, तो ये बात भी होनी चाहिए कि आज प्रधानमंत्री कहाँ पर जो है विजयदशमी के सेलिब्रेशन में जाएंगे, रावण दहन के कौन से कार्यक्रम में वो जाने वाले हैं। एक बार देवेंद्र से इस बात को समझते हैं, क्योंकि कई बड़ी रामलीला कमेटी है दिल्ली के अंदर खास तौर पर, लेकिन यूपीए सरकार में हम देखते थे किसी एक खास जगह ही प्रधानमंत्री जाया करते थे। बिल्कुल सौरभ, और इस बार प्रधानमंत्री मोदी की अगर बात करें तो द्वारका में, जहां पहले भी 2-3 बार वो जा चुके हैं, द्वारका में जो रामलीला हो रही है वहां पे प्रधानमंत्री जाएंगे और तकरीबन शाम के 5 बजे उनका वहां पे जाने का प्रोग्राम है। और यूपीए सरकार की अगर बात करें तो लाल किला के पास 2-3 कमेटी हैं, और उन कमेटियों में से एक कमेटी जिसमें कांग्रेस के नेता बहुत बढ़ चढ़ के उसमें सक्रियता से उस कार्यक्रम को कराते हैं, उसमें तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी या कांग्रेस के दूसरे नेता जाते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जब लाल किला गए तो वहाँ पे दूसरी कमेटी जो है जिसमें बीजेपी के लोग बहुत सक्रिय रहते हैं, उस कमेटी में पहले गए थे। और इधर पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ कि वो द्वारका वाली कमेटी में जा रहे हैं। आज भी वो द्वारका ही जा रहे हैं दशहरा पूजन के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर हम सभी जानते हैं कि दशहरा को किस हिसाब से वो सेलिब्रेट करते हैं और इस अवसर का किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं उस संदेश को देने में, जिसके पीछे कोई राजनीतिक नहीं, जैसा कि ट्वीट में आप बाकियों के ट्वीट में आप देख रहे थे, बल्कि समाज की एकजुटता को लेकर एक संदेश देने का मकसद रहता है। और इन कमेटियों की अगर आप बात करें तो सौरभ, हम सभी जानते हैं कि देश भर में अलग अलग कमेटियां होती हैं। बंगाल में तो इसका चलन बहुत ज़्यादा है, वो पॉलिटिकली एकदम से डिवाइडेड रहते हैं। वैसी स्थिति दिल्ली में भी रामलीला को लेकर थी। कांग्रेस के समय में कांग्रेस की कमेटी में तब प्रधानमंत्री जाते थे, बीजेपी के समय में जहां पे बीजेपी के लोग ज्यादा सक्रिय हैं वहां जा रहे हैं। तो पहले तो कांग्रेस को लग रहा है कि विजयदशमी का मौका है, राम जी के बहाने भी कुछ जो है कुछ काम बन जाए हमारा, वो संदेश में दिखाई दिया आपको। कमेटियां भी जो है पार्टियों की हो गई है, मतलब दशहरे भी पार्टियों के हो गए। नहीं, मुझे लगता है कि कोई बहुत नई बात नहीं है। हम लोग तो बचपन से जब से देखते चले आए, तो कमेटी का मतलब ही होता है कि नेताजी किसी पार्टी में एक रास्ता तलाश रहे हैं। तो जैसे दूसरा काम करते हैं तो तब एनजीओ वगैरह भी कम हुआ करता था, तो ये भी सब रास्ते थे। लेकिन शहर में 1-2 रामलीला कमेटी ऐसी बड़ी हर जगह होती हैं। दिल्ली में वो धार्मिक रामलीला कमेटी है, लवकुश रामलीला कमेटी, ऐसी 2-3 रामलीला कमेटियां हैं जहां पर एक तरह से कहें कि माना जाता था कि यहां जो गणमान्य नागरिक होंगे पहुंचेंगे। लेकिन दोनों कमेटी ये पूरी तरह से चांदनी चौक के बड़े व्यापारी हैं। दरअसल ये रामलीला कमेटियों को वही पूरी तरह से प्रबंधित करते हैं, मैनेज करते हैं, क्योंकि खर्च भी बहुत बड़ा होता है, बहुत पैसे लगते हैं। उनके बीच की आपसी प्रतिद्वंदिता भी होती है। दूसरा, पार्टियों के साथ सीधे वो जिस तरह से जुड़े होते हैं वो भी दिखता है। और एक समय के बाद तो जिसको कहते हैं ना कि कहीं उसमें एक कोई पदाधिकारी हो गया या उसके परिवार का कोई विधायक, सांसद या मंत्री हो गया, तो फिर वो उसी तरह से चलता है। कांग्रेस की रामलीला कमेटी और भाजपा की रामलीला कमेटी का बड़ा साफ साफ आपको फर्क दिखेगा। यहां तक कि जब कोई जो नीचे, जिसको हम कहते हैं सेकंड लाइन के लीडर आते हैं, तो कपिल सिब्बल कहीं और जाएंगे, दूसरे लोग कहीं और जाएंगे, और इधर से जो भाजपा के नेता हैं वो दूसरी वाली कमेटी में जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल ही अलग, इस जगह पर तो कोई भी नहीं जाता था। ये द्वारका में जिस रामलीला कमेटी में जाते हैं, ये उन्होंने नया एक तरह से शुरू किया है। अब इसका कितना पुराना इतिहास है ये मुझे भी जानकारी नहीं है। नहीं, वो इतिहास कुछ बता रहे थे विजय जी। नहीं, मैं बात ये कर रहा था कि रामलीला कमेटी में राजनीति जो है ना, राजनीति का एक माध्यम है रामलीला कमेटी। एक तो फाइनेंसिस का बड़ा मसला है, और दूसरा बड़े लोगों के साथ उसका जुड़ाव रहता है। रामलीला के दौरान पूरे 10 दिन 12 दिन तक हजार लोग वहाँ पर आ रहे हैं, उसके साथ जो प्रबंधन है वो सारा है। और जैसे दिल्ली की दोनों कमेटियों का जिक्र किया गया, तो वहाँ पर
चांदनी चौक के और जो सेंट्रल दिल्ली के जो व्यापारी हैं उनका बड़ा ग्रुप है, और दोनों के बड़े पॉलिटिकल ग्रुप हैं। जेपी अग्रवाल साहब, रामबाबू शर्मा साहब वो करते थे। मैं बता ही दूं ना, देखिए मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन आई है, सोनिया गांधी जी जो हैं वो जेपी अग्रवाल साहब जिस कमेटी से जुड़े हुए हैं, नवश्री धार्मिक लीला कमेटी लाल किले वाली, तो उसमें सोनिया गांधी जाएंगी जी, क्योंकि वो उसमें प्रबंधन में कांग्रेस के जुड़े हुए लोग हैं और वो उसको सपोर्ट करने की दृष्टि से भी जाती हैं। एक्चुअली उसका मकसद है कि भाई पहले ये नहीं होता था, अब ये है कि राजनीति के लिए सीधा सीधा से एक फ्रंट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप राम को एक कल्पना माने, राम सेतु को मिथ माने, लेकिन रामलीला कमेटी में धनुष बाण लेकर चले जाए तो भी अच्छी बात है। जब भी रास्ते पर आ जाए, हम कहते हैं कि वो सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो भूला नहीं कहा था जी। तो कोई बुरी बात नहीं। इसमें विजय जी ये भी लोग कहते हैं ना कि वो लोग धनुष बाण लेके जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद भी आके राम को मिथ बोल देते हैं, तो राम को मानने वाले तो पीड़ित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, आस्था पर चोट पहुंचती है। नहीं अभी जो, लेकिन आपने मुहावरा सुना है ना कि शाम को सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। पाकिस्तान के लोग इसकी आज बात कर रहे हैं, उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो कुछ कारनामा कर देगी। पिछला मैच हार गए, इंडिया से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए, चलो अब अफगानिस्तान से खेल रहे हैं, यहां तो कुछ होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो टीवी तो टूटे ही टूटे पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जो मैन ऑफ द मैच थे अफगानिस्तान की तरफ से खेलने वाले खिलाड़ी, उन्होंने जो बात कह दी ना कल की प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, उसके बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर मानिए जैसे आग लगी हुई है। तो ऐसा क्या कह दिया अफगानिस्तान के उस स्टार प्लेयर ने, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या रिएक्शन है, आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।